बल्कि एक जोरदार मुक्का मारा है और बहुत नए तरीके से, बहुत नई भाषा के साथ पितृसत्ता के तमाम कोने अकरे को उन्होंने बुहारने और उसको रोशन करने, दिखाने की कोशिश की है। और बहुत ही मार्मिक बिंबों के साथ मैं अनुपम जी को बहुत सादर यहाँ माइक पे बुला रहा हूँ। बहुत शुक्रिया सर। लेकिन अभी मैं सच में थोड़ी चिंता में हूँ कि मैं किस तरह की कविताएं पढ़ूं, क्योंकि मंच का और सभागार का माहौल एकदम अलग है। तो सच में मैं चिंता में हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कुछ कविताएं पढ़ूं, 2-3 कविताएं। आमिर और नवीन जी ने जिस तरह की कविताएं पढ़ी, उसके क्रम में लग रहा था कि मुझे बुलाया जाएगा तो ये सारा दोष मेरे ही ऊपर आएगा कि इस क्रम को मैंने तोड़ा है। लेकिन अब थोड़ा मैं निश्चिंत हूँ। आपकी बात का मतलब गलत निकल गया था, वो काफी गलत निकल गया। हर पल चीखता हूँ, शोर करता हूँ, हर पल चीखता हूँ, शोर करता हूँ कि वैसी चीखती कविता बनाने में लजाता हूँ। मुक्तिबोध के शब्द हैं। मैं जो कविता पढ़ रही हूँ उसका शीर्षक है क्यों छोड़ दूं इस शहर को। जहां मुझसे पहले मेरे बाप ने ईंटें ढोई और माँ गांव में कलसती रही सुखों के लिए, जहां मुझसे पहले मेरे बाप ने ईंटें ढोई और माँ गांव में कलसती रही सुखों के लिए, जिसे मुझे सबसे ऊंची डिग्री दी और जिसने मुझे सबसे ऊंची डिग्री दी और ऊंचे स्तर की बेरोजगारी भी, क्यों छोड़ दूं शहर को। ऊंचे स्तर की बेरोजगारी। जहां मैंने हाथ का घेरा बनाकर पुलिस की मार से बचाया दोस्त को, दिसंबर की शाम वाटर कैनन से भीग कर थाने में बैठ रिहाई का गीत गाया, क्यों छोड़ दूं शहर को। जहां मैंने सीखा प्रेम करना और प्रेमी संग रही मजे से, जहां मैंने सीखा कोई भी औरत अधूरी नहीं होती, बांझ हो, विधवा हो, बेब्याही हो, वेश्या हो, क्यों छोड़ दो इस शहर को। जहां मैंने पहली कविता लिखी और खूब वाहवाही बटोरी, फिर बाद में चलकर आलोचनाएं भी, शहर का यही मिजाज तो अच्छा है, क्यों छोड़ दो इस शहर को। मैं धीरे धीरे इस जनपद से बढ़ूंगी राजपथ की ओर, मैं धीरे धीरे इस जनपद से बढ़ूंगी राजपथ की ओर, अपने जैसे लड़ाका लोगों के साथ। मैं धीरे धीरे इस जनपद से बढ़ूंगी राजपथ की ओर, अपने जैसे लड़ाका लोगों के साथ। आखिर तानाशाहों के लिए क्यों छोड़ दो इस शहर को। दूसरी कविता है विरोधी समय। बैठे से उठ पड़ते हैं, बैठे से उठ पड़ते हैं, सोते से जाग पड़ते हैं, नींद से गिर पड़ते हैं। देखते हैं किसी शिलापट पर अपने ही रक्त की कुछ छींटे हैं। बैठे से उठ पड़ते हैं, सोते से जाग पड़ते हैं, नींद से गिर पड़ते हैं। देखते हैं किसी शिलापट पर अपने ही रक्त की कुछ छींटे हैं। सपनों से निष्कासित अपनी गोल टोपी हाथ में उठाए, किसी निर्जन प्रांत में देश विहीन होकर मर जाते। क्या है यह? जरूर उनका विरोधी समय होगा, उनके होने से पराजित, अपने अतीत से आहत, उनको घुटने पर ला देने की सोचता। जबकि वे पांचों वक्त झुके हैं अली के लिए, इस धरती पर से झुकाए हुए आकाश को उम्मीद से आंख में आस रहे हैं। उनके आत्मा में वही आबेजारी है जो पंचप्रयाग में, सिंध और सतलुज में। जरूर यह अलिफ बे का नहीं जानता होगा मानी, जरूर यह अलिफ बे का नहीं जानता होगा मानी, जिसकी सुंदर लिखावट एक नाव एक चप्पू है, जो जल के क्षितिज पर स्थिर है और गति में भी। तभी तो स्लेट से पोंछने की सोचता है उनके बच्चों की पहली लिखावट।
एक प्रेम कविता है। नौका भर फूल है बातें, नौका भर फूल लाद कर लाई तुम्हारी बातें, मेरी शाम को गदगदा कर गई हूँ। नौका भर फूल लाद कर लाई तुम्हारी बातें, मेरी शाम को गदगदा कर गई है। कहीं दूर शाम की आराधना में सुलगाई अगरबत्तियों का धुआं पोष रहा है मेरे बालों को। मैंने घने जंगल से मांग ली थोड़ी भटकन और हिप्पियों से उनका लुत्फ। मैंने घने जंगल से मांग ली थोड़ी भटकन और हिप्पियों से उनका लुत्फ। मैंने सिंदूरी बादलों को मल लिया अपने गालों पर। तुम्हारे लाल कुर्ते सी यह मखमली शाम अब मेरी है। आज पानी का रंग होगा मेरी आत्मा का, आज चिड़ियों का कलरव भरा होगा मेरी आंखों में, और हवाओं का झूलना होगा जिसकी पींगे उठेंगी समुद्रों के पार तक। अब तूफानों में भी तैरेंगी मेरी डोंगियां, मेरी सांवली परछाइयां सीधे लहरों से टकराएंगी, मैं अपने रूप को निहारूंगी निहाल होकर। अब तूफानों में भी तैरेंगी मेरी डोंगियां, मेरी सांवली परछाइयां सीधे लहरों से टकराएंगी, मैं अपने रूप को निहारूंगी निहाल होकर। खालीपन भी उतरेगा मेरी बाहों पर, खालीपन भी उतरेगा मेरी बाहों पर, तब तक मैं सीख चुकी होंगी कितने ही पहाड़ों का मस्तक। किसी दिन निश्चल होंगी मेरी आंखें, तब तक मैं पी चुकी होंगी जीवन का सारा आसव। फिर जब ढोकर ले जाएंगे मुझे छोटे छोटे मुलायम गुलाबी पिलछौं मकोड़े और रात भर भोज करेंगे, गुबरेले और केचुए जब मिलकर चालेंगे मेरी मिट्टी, तब मेरी आत्मा में इकट्ठा सारा जल बरस पड़ेगा तुम्हारे बगीचे में, किसी और के लिए महकाएगा तुम्हारे फूल। एक आखिरी कविता पढ़ रही हूँ। अंधेरे की भी होती है एक व्यवस्था, क्या बात है, बहुत अच्छा लगा। अंधेरे की भी होती है एक व्यवस्था, चीजें गतिमान रहती हैं अपनी जगहों पर। बादल गरजते हैं, कहीं टूट पड़ती हैं बिजलियां, बारिश अंधेरे में भी भिगो देती है पेड़, पत्तियों से टपकता पानी सुनाई देता है। अंधेरे के आईने में देखती हूँ अपना चेहरा, तुम आते तो दिखाई देते हो, बस खत्म नहीं होती दूरियां। आंसू धुलक जाते हैं गालों पर, अंधेरे में भी दुबकी होती है एक चमक। दूर दी जा रही है बलि, अंधेरे में भी सुनी जा सकती है फर्श पर गिरी चाकू। कोई होता तो रख देता हाथ कांपती थरथराती देह पर। अंधेरे में भी उठ रही है चिताओं से गंध, राख उड़कर पड़ रही है फूलों पर। हाथ से छुई जा सकती है ताजा खुदी कब्रों की मिट्टी। वहां अभी भी जाग रही है मुर्दे की इच्छाएं, खेल रहे हैं दो बालक उसके। अंधेरे में भी सुनी जा सकती है उसके हृदय की धड़कन। बिल्ली अंधेरे में भी खेलती है अपने बच्चों संग, और कब गढ़ लेता है उजाले का बिंब। अंधेरे में भी लादे फादे रेलगाड़ियां पहुंच जाती हैं कहां से कहां। एक अंधेरे से दूसरे अंधेरे में पैदल ही पहुंच जाते हैं बच्चे, बूढ़े, औरतें और अपाहिज। सुनाई देती है उनकी कातर पुकार। अंधेरे में भी उपस्थित रहता है ब्रह्मांड, अंधेरे उजाले से परे घूमती रहती है पृथ्वी। अंधेरे के आर पार घूमते हैं नक्षत्र सारे। अंधेरे की भी होती है व्यवस्था, अंधेरे में अंकुरित होते हैं बीज। सादे कागज अंधेरे में भी करते हैं इंतजार किसी कलम का लिखे जाने को समय की कविता। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया अनुपम जी। आज के हमारे इसके पहले का सत्र हो या ये सत्र हो, और कल भी आप देखेंगे बहुत सारे रचनाकार ऐसे हैं जो किसी न किसी रूप में पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। ये भी रेखांकित करता है कि कितना अभिन्न रिश्ता है और होना चाहिए इस तरह के लेखन और पत्रकारिता वाले लेखन का।